नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए जो है योजना वाली जो क्लास है हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां जो थी उसकी क्लास हो चुकी है। ये घटना चक्र पुस्तक जो आई है, नीतियाँ योजना एवं कार्यक्रम, उस पुस्तक से लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश वाला जो पहला नीतियाँ थी वो पहले वीडियो में आया है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं आपके योजनाएं वाले चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली योजना है पीएम कुसुम योजना। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। तो पीएम कुसुम योजना, तो 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तो कब? 22 दिसंबर 2023। डेट याद रखिएगा क्योंकि पेपर जो है बहुत ईजी नहीं आने वाला इस बार। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और सौर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना और इस तरह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता को कम करना। ये हो गया। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सोलर पीवी पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेंडर में प्राप्त लागत जो भी कम हो का 30% तथा इससे ही अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। शेष 40% लागत का वहन किसान द्वारा स्वयं किया जाएगा, परंतु इस अंश से भी किसान को बैंक द्वारा वित्त पोषण दिलाकर सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 60% जो है ये इसमें सब्सिडी मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। विश्लेषण: यह योजना सौर ऊर्जा के उत्पादन के विकेंद्रीकरण को सक्षम करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो। साथ ही इस योजना से मौजूदा डीलर पंपों पर किसानों की निर्भरता जो है कम हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीएम ग्रिड्स योजना शहरी। तो 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरों की सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी को शुरू करने का निर्णय लिया गया। सीएम ग्रिड्स जो है शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास, कम कार्बन उत्सर्जन, वृक्षारोपण और लागत प्रभावित हरित सड़कें। इसके अलावा शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, सुरक्षित एवं समावेशी सड़कें, सड़क परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए समर्थन, सड़क विकास से संबंधित योजनाओं का अभिसरण, सतत विकास को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, अगर ये पूरी पुस्तक आप लोग चाहते हैं कि पूरा वीडियो आए, जितनी भी पुस्तक है सारी योजनाएं जो केंद्रीय योजनाएं वो भी करा दें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सारी करा देंगे। पहले सोचे थे केवल यूपी के लिए जो भी योजनाएं और नीतियां हैं वही कराएंगे, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो केंद्रीय योजनाएं भी करा दी जाएंगी। तो इसमें पात्रता देख लेते हैं। तो जिन शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अपने राजस्व संग्रह में कम से कम 15% की वृद्धि की है, वह इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व संग्रह में 15 से 25% के बीच वृद्धि की है, उन्हें राजस्व में वास्तविक वृद्धि के बराबर अनुदान दिया जाएगा। जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व में 25% से अधिक की वृद्धि की है, वो वास्तविक वृद्धि राशि का 2 गुना पाने के पात्र होंगे। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में एक यूएलबी को अनुदान की सीमा 100 करोड़ रुपये होगी। योजना के तहत प्राप्त कुल अनुदान का कम से कम 10% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। तो 10% जो है कम से कम शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए निकायों के एफएफसी फंड से 10% की कटौती की जाएगी और इस राशि का उपयोग सीएम ग्रिड्स योजना में किया जाएगा। शहरी सड़कों के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार केवल उप धमनी, कलेक्टर और स्थानीय सड़कें जिनकी चौड़ाई मार्ग का अधिकार 10 मीटर से अधिक और 45 मीटर से कम है, सीएम ग्रिड्स में शामिल की जानी है। तो 10 मीटर से लेकर 45 मीटर सड़कों को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा मुख्यालय स्तर पर सीएम ग्रिड्स शहरी के नाम से योजना से संबंधित लेन देन के लिए बैंक खाता खोला जाएगा। इसके अंदर प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत सड़क से संबंधित समस्त सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं यथा यूटिलिटी डक्ट,
फुटपाथ, ग्रीन जोन्स, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट्स, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री अवसंरचना इत्यादि से युक्त एकीकृत सड़कों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ लागत प्रभावी हरित सड़कों का विकास जो है किया जाएगा। सड़क सुधार, गड्ढा मुक्ति सहित अन्य रिपेयर के लिए भी प्रावधानित बजट में से अधिकतम 10% की राशि मंजूर की जा सकेगी। योजना के प्रथम चरण में नगर निगमों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के अनुवर्ती चरणों में नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को भी आच्छादित किया जाएगा। तो प्रथम चरण में तो नगर निगमों को अनुदान दिया जाएगा, उसके आगे जो है फिर अगले चरणों में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी अनुदान दिया जाएगा। विश्लेषण देखते हैं तो शहरी क्षेत्रों को देश के विकास इंजन के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी निकाय हैं। सड़कें शहरी बुनियादी ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। अधिकांश वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियां सड़कों के सहारे संचालित होती हैं। इसलिए एकीकृत सड़क नेटवर्क शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के प्रमुख घटकों में से एक बन जाता है। राज्य में बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने और परिवहन के साधनों में बढ़ी हुई गतिशीलता लाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एकीकृत सड़क नेटवर्क को विकसित और बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। सीएम ग्रिड शहरी के महत्वपूर्ण वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक परिणाम होंगे। इससे शहरी निकायों के राजस्व संग्रह में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन और आवासीय भूमि के मूल्यों में वृद्धि से शहरी निकायों के सतत विकास में मदद मिलेगी। एकीकृत सड़कों के विकास से सभी के लिए तेज, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और सुलभ परिवहन विकसित करने में मदद मिलेगी। तो ये योजना हो गई। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, इससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बस लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। अगली योजना है हॉट कुक्ड मील योजना। तो इसको 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश में शुरू किया गया है। तो हॉट कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 को फिर से शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों 3 से 6 वर्ष तक को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रमुख तथ्य: इस योजना का लक्ष्य गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। ये याद रखिएगा आप। मुख्यमंत्री द्वारा इसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया। इस योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं तथा जिन्हें नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, हेतु हॉट कुक्ड मील तैयार कर लाभार्थियों को वितरित कर किए जाने की पृथक व्यवस्था की जाएगी। भोजन पकाने हेतु समग्र सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी के 2 अभिभावक को विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी तथा शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में प्राथमिक विद्यालय की रसोई का प्रयोग किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किए जाएंगे। विश्लेषण: शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का क्रियान्वयन यदि ईमानदारी से किया जाएगा तो निश्चित ही 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों को उचित पोषण मिलेगा। इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पोषण की कमी से होने वाले शिशु मृत्यु दर की में कमी ही आएगी। अगली योजना है वंदन योजना। हर एक योजना जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में वंदन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तो कब? 10 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना। डेट जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, 10 अक्टूबर 2023। प्रमुख तथ्य: इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर लाइटिंग, पेयजल, साफ सफाई, लिंक रोड और बेंच सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्हीं कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो उपेक्षित रह गए हों तथा किसी अन्य विभाग की योजना या कार्यक्रम अथवा नगर विकास विभाग की दूसरी योजनाओं में प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं हो। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों में पुनर्वृत्ति नहीं की जाएगी।
प्रस्तावित कार्यस्थलों का प्रारंभिक छायाचित्र निकाय के प्रस्तावित स्थल पर भू स्वामित्व एवं कब्जे का वितरण आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत मात्र निकाय की भूमि या सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित स्थलों पर ही विकास कार्य किया जाएगा। निजी भूमि अथवा निजी भवन पर नगर विकास विभाग द्वारा कोई सरकारी धन व्यय नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव के पूर्व भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हुए प्रमाण पत्र तथा संबंधित भूमि के वर्तमान अभिलेख, खसरा खतौनी आदि अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। इस प्रकार के कार्यों का उपयोग किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने निजी उपयोग में नहीं लाया जाएगा तथा इनसे निजी तौर पर किराया वसूलना, निजी प्रयोग करने का कार्य अनवन्य नहीं होगा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो पुरातत्व विभाग से संरक्षित हों अथवा पुरातत्व विभाग से संरक्षित स्थल के निकट इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाना हो तो प्रस्ताव तैयार किए जाने के पूर्व पुरातत्व विभाग से सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित स्थलों की नियमित रूप से साफ सफाई एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित पुरुष एवं महिला शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखे जाने हेतु समुचित व्यवस्था संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे चिन्हित स्थलों पर यदि अभी भी पुरुष एवं महिला शौचालय निर्मित नहीं है तो शीघ्र SBM के अंतर्गत अलग अलग पुरुष एवं महिला शौचालय बनवाते हुए उसके रख रखाव तथा साफ सफाई पर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण अनवन्य नहीं होगा। आकांक्षी नगर योजना, तो आकांक्षी नगर योजना देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को सितंबर 2023 में स्वीकृति प्रदान की गई। तो कब? सितंबर 2023 में। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। प्रमुख तथ्य इसमें देखते हैं। तो इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। तो पहले चरण में जो है सभी नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन जो है नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित 100 नगरीय निकायों में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, परंतु इनकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी। 31 मार्च 2026 के पूर्व चयनित 100 नगरीय निकायों के स्थान पर अन्य 100 नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा, जहां यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 2 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी ध्यान रखिए, 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3C कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन कंपटीशन का प्रयोग कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, 3C कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन कंपटीशन। विश्लेषण, आकांक्षी नगर योजना के तहत नगरों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को नगरीय विकास, योजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदारी बनाने हेतु मौका प्रदान करना है। शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ यह कार्यक्रम युवाओं के मध्य उत्साह व प्रेरणा की कमी को भी समाप्त करेगा। तो ये योजना हो गई। अगली योजना देखते हैं। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में सितंबर 2023 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सितंबर 2023 में शुरू की गई। उद्देश्य देखते हैं। प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, पशुपालकों की आय को बढ़ाना। प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो इस योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी जो है प्रदान करेगी। ये ध्यान रखिएगा, 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने हेतु जो है 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की ही गायें सम्मिलित की जाएंगी। तो ये गाय सम्मिलित की जाएंगी, साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तीरी। परंतु गंगा तीरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाई में अधिकतम 5 गंगा तीरी गोवंश ही अनुमन्य होंगे। तो अधिकतम जो है 5 गंगा तीरी गोवंश ही अनुमन्य होंगे। लाभार्थियों को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ निर्धारित भूमि आवश्यकताओं इकाई हेतु
इकाई हेतु 0.5 एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ को पूरा करना होगा। तो इतनी ज़मीन होनी ही चाहिए। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। तो यहाँ पे लागू की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 10 मंडल मुख्यालयों में। पूर्व में संचालित कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु अथवा माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये योजना जो संचालित हो रही थी उसका लाभ अगर कोई ले लिया है तो उसको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी के चयन में आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। काफ़ी अच्छी योजना है। फिर विश्लेषण देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। यद्यपि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रदेश में पशु उत्पादकता कम है। अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु उन्नत नस्ल के अधिक से अधिक दुधारू गोवंश की इकाइयाँ स्थापित की जाएं। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी तथा नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। अगली योजना है पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना। पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 24 अगस्त 2023 को पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। कितने को? 11,000। प्रमुख तथ्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराने की घोषणा की। यह बीमा कवर की राशि स्ट्रीट वेंडर्स की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिजनों को दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित किए गए एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएनबी ई स्वनिधि का राष्ट्रीय स्तर पर जो है शुभारंभ किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। उच्च शिक्षा के लिए है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए इसमें सभी स्नातक या ग्रेजुएट उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों को ही इसका लाभ प्राप्त हो रहा था। प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत मानदेय या स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस वर्ष के लिए मंजूर की गई राशि से 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इस योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक से अधिक गैर तकनीकी डिप्लोमा होल्डर एवं डिग्री होल्डर युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जुलाई 2023 में इस योजना की घोषणा जो की गई थी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना के तहत फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान जो है दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगाई जाने वाली सोलर फेसिंग की बाड़ में 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 75 करोड़ से बढ़ा के 350 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट होंगी, कहाँ से पूछ लिया जाएगा पता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के क्रियान्वयन संबंधित प्रस्ताव को 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। कब? 28 जून 2023 को जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका शुभारंभ किया। प्रमुख तथ्य, इस योजना से प्रदेश के 90 लाख एमएसएमई उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस योजना में 18 से 60 आयु वर्ग के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकेंगे। यह योजना अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म उद्यमी आच्छादित किए जाएंगे जो जीएसटी विभाग द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या अस्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए और दुर्घटना के फलस्वरूप आंशिक अस्थायी अपंगता पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता प्रतिशत के अनुसार लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन रूप में क्लेम हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिकतम 1 माह में उपलब्ध होगी।
यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु लागू की जा रही है। ध्यातव्य है कि प्रदेश में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों में से लगभग 15% ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं एवं 85% इकाइयाँ अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीयन पदाधिकारी न होने के कारण अधिकांश एमएसएमई इकाइयों द्वारा अपना पंजीयन पोर्टल पर नहीं कराया जाता है, जिससे इन इकाइयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होने से जहां इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वहीं नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ये देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून 2023 को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि यह दोनों योजनाएं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू की जाएंगी। प्रमुख तथ्य: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जाएगी। योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ में 10 फसलों धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर तथा रबी मौसम की 8 फसलों गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही, सरसों तथा आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। प्रदेश की चयनित 60 जिलों के फसल बाहुल क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 7 उद्यानिकी फसलों पर लागू की जाएगी। इस योजना अंतर्गत केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और आम के फसल बाहुल विकासखंडों में स्थापित मौसम केंद्र पर इन फसलों को खरीफ 2023 में रबी 2025-26 तक बीमित किया जाएगा। योजना के तहत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे कम व अधिक वर्षा, तापमान, तेज हवा, आर्द्रता आदि से संभावित क्षेत्र की स्थिति में फसल उत्पादन कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोनों योजनाओं के बीमित कृषक को योजनाओं के अंतर्गत समय से अनुमन्य लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी के विरुद्ध आर्थिक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। फसल की बीमित धनराशि फसल के उत्पादन के अनुरूप होगी तथा फसलें वास्तविक प्रीमियम दर पर बीमित की जाएंगी। कृषकों द्वारा वहन किया जाने वाला प्रीमियम अंश खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2% तथा रबी मौसम में 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक होगा। वार्षिक नकदी फसलों या उद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि का 5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो रखा जाएगा। कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार बराबर वहन करेंगी। अगला योजना है जो है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। तो 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उद्देश्य: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। प्रमुख तथ्य: सहभागिता आधारित इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं। चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना। चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। पर्यटन स्थलों के संवर्धन से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं पर्यटन सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। पर्यटन स्थलों के विकास से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना तथा प्रदेश के स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चयनित पर्यटन स्थलों से जोड़ना। इस योजना अंतर्गत न्यूनतम 25 लाख रुपये और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। योजना अंतर्गत 50% अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधिगण के अलावा कोई भी प्रतिष्ठित व सक्षम व्यक्ति अथवा सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्था संगठन प्रस्तावक हो सकते हैं। सांसद लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
विधायक विधानसभा या विधान परिषद द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत उनकी दिशा निर्देशों या मार्गदर्शी सिद्धांत के आधारानुसार आच्छादित कार्यों हेतु परियोजना लागत की 50% धनराशि का कन्वर्जेंस प्रस्ताव दिया जा सकेगा। ये हो गया। तो अगली योजना है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना को अनुमोदित किया गया। प्रमुख तथ्य देखते हैं कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्षों की अवधि तक जो भी पहले हो लागू रहेगी। आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण योजना अंतर्गत पात्र होंगे। सुनियोजित विकसित की जाने वाली टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसे 1.25 एकड़ किया जा सकेगा। पात्र आवेदकों को नई टाउनशिप के विकास या पूर्व विकसित टाउनशिप का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता ब्याज रहित होने से प्राधिकरण परिषद के भवन भूखंड आदि को विकसित करने की लागत घटेगी, जिससे उनकी कीमत भी कम होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान SCP के अंतर्गत झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी प्रदान की। तो झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह योजना हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर योगदान देने वाले अथवा इस क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित की जाएगी। इसी दिन मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना सामान्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। दोनों योजनाओं की अवधि जो है 5 वर्ष होगी। दोनों योजनाओं का लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को दिया जाएगा। दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। नए युवक एवं युवतियों को भी इस पेशे की ओर आकर्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी इन योजनाओं के तहत किया जाएगा। अगली योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। कब? 6 जून 2023 को। प्रमुख तथ्य देखते हैं इसमें। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह योजना दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी FPO स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगली योजना है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट यानी मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वाराणसी कलाबत्तू जरी निर्माण मशीन भी शामिल है। 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत ही सहयोगी उपकरणों व पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश एवं पंखे का भार भी शामिल होगा। योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगर विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड स्पेस तक के पर क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये प्रतिमाह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड से अधिक पर क्रमशः 800 रुपये और 600 रुपये प्रतिमाह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट से अधिक भार के पावरलूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हॉर्स पावर एवं अधिकतम 9100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके दिया जाएगा। हथकरघा विभाग ऊर्जा विभाग को अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। शर्त यह होगी कि पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार पावरलूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार के 10% से अधिक न हो। उक्त के अतिरिक्त किसी उपकरण का इस्तेमाल पाए जाने पर अनुमानित छूट अस्थायी तौर पर वापस ले ली जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना।
21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों या किशोर किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना है। क्रियान्वयन, इस योजना को 9 श्रेणियों में लागू किया जाएगा। पहला, सर्वोच्च एवं प्रथम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे पात्र परिवारों की श्रेणी में आते हैं जहां पर माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तथा बच्चे द्वारा दिए जाने वाले कार्य से प्राप्त आय ही परिवार की आय का मुख्य स्रोत हो तथा बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। द्वितीय प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहां पिता की मृत्यु हो चुकी हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा हो और बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। तीसरा, तृतीय प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहां माता पिता दोनों अस्थायी रूप से दिव्यांग हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। चतुर्थ प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां माता पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। पंचम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहां पिता अस्थायी रूप से दिव्यांग हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। षष्ठम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां पिता किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो और वह बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा है और बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। सप्तम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण से कहीं कार्य कर रहा हो और बच्चा किसी निरीक्षण या सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। नोट देखते हैं। परिवार की मुखिया माता या महिला से तात्पर्य यह होगा कि पति की मृत्यु हो गई हो, महिला तलाकशुदा हो और बच्चे और परिवार में भरण पोषण की जिम्मेदारी संबंधित महिला पर हो। अष्टम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जहां माता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा माता अस्थायी रूप से दिव्यांग हो अथवा माता किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो। नवम प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाए जो कि ऐसे परिवार से आते हैं जो कि भूमिहीन परिवार हैं और बच्चा परिवार का आर्थिक सहयोग करने के कारण ही कहीं कार्य कर रहा है। ऐसा बच्चा किसी निरीक्षण सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चे के रूप में चिन्हित हुआ हो। संचालन, कामकाजी बच्चों का लाभार्थी के रूप में अंतिम चयन आच्छादन संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त या श्रम प्रवर्तन अधिकारी की संस्तुति पर क्षेत्रीय अपर या उप श्रम आयुक्त द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अधिकार क्षेत्रीय अपर या उप श्रम आयुक्त का होगा। इसके अंतर्गत समस्त वित्तीय लाभ धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। योजना का विस्तार, तो जुलाई 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करेगी। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान की थी। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत 20 जिलों के 2000 बच्चों को लाभान्वित हो रहे हैं। योजना का प्रथम चरण जो है बाल श्रम से प्रभावित 20 जिलों यथा आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये की राशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6000, कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर 6000 और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। विश्लेषण, जब बचपन में बच्चे अपने पारिवारिक खर्चों के लिए बाल श्रम करने पर मजबूर होते हैं तो उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से बाल विद्या श्रम योजना ऐसे बच्चों को व किशोर किशोरियों को सहायता प्रदान करेगी। इससे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकेगी जिससे इनका भविष्य उज्ज्वल बन सकेगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन या एग्री जंक्शन योजना। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना की आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। समय की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरांत किया जा सकेगा। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र एग्री जंक्शन के बैनर तले समस्त सेवाएं एवं सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराना है। प्रमुख तथ्य देखते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के आगामी चरण में अगले 5 वर्षों
2022-23 से 2026-27 में कुल 1000 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। साथ ही पहले से संचालित योजना की में आंशिक संशोधन का भी प्रस्ताव है, जिससे कि इस योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 756 एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना जो है भौतिक लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के मद में 647.17 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान है। योजना संचालन के प्रारंभ वर्ष 2015-16 से अद्यतन वर्ष 2021-22 तक कुल 4311 एग्री जंक्शन केंद्र प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत ऋण संबंधी परियोजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। एग्री जंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण तथा एग्री जंक्शन की स्थापना हेतु प्रशिक्षित लाभार्थी को परियोजना के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की दशा में अधिकतम 42,000 रुपये की धनराशि का ब्याज जो है अनुदान बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगा। 1 वर्ष तक के लिए परस्पर परिसर में किराए की 50% धनराशि जो 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक ना हो देय होगी। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना। अट्ठाईस जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना प्लेज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। तो प्लेज का ये फुल फॉर्म हो गया। इस योजना को निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट BOO के आधार पर संचालित किया जाएगा। प्रमुख तथ्य। योजना के अंतर्गत निजी प्रवर्तक द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव, भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आगरण सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित भूमि का उपयोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किया जा सकेगा। योजना के तहत प्रवर्तक द्वारा क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से संबंधित प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाएगी। निजी प्रवर्तकों द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित भूमि में से 75% भूखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित होगा। निजी प्रवर्तकों द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की गई भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बंधक फ्रेज रखी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंडों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव का संपूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक की होगी। योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड का एक कॉर्पस बनाया जाएगा। कॉर्पस फंड हेतु पूर्ण धनराशि की व्यवस्था 5 वर्ष में बजट के माध्यम से कर ली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर MSME पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को 1% ब्याज पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। शेष पूंजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोतों से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी। औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। यह योजना स्टैंड एलोन योजना होगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100% की छूट प्रदत्त होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रवर्तक को प्रदान नहीं की जाएगी। भूमि की खरीद योजना के क्रियान्वयन प्रारंभ होने के पश्चात की गई होनी चाहिए। विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 2 समान किस्तों में पहली किस्त में की 75% धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किस्त दी जाएगी। प्रथम 3 वर्षों तक प्रवर्तक को दी गई धनराशि पर 1% का साधारण ब्याज लिया जाएगा और चौथे वर्ष से कॉर्पस फंड से दी गई धनराशि पर 6% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में निजी प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गई भूमि राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो जाएगी, जिसका राजस्व नियमों के अंतर्गत विक्रय कर राज्य सरकार जो है बकाया वसूल करेगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया। इस योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे। उद्देश्य: प्रदेश के मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाना व ग्रामीण अंचलों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख तथ्य: तो इस योजना का क्रियान्वयन 2 उप योजनाओं कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा।
कंपोनेंट ए के तहत मनरेगा कन्वर्जेंस अथवा पट्टाधारक एवं तथा अन्य स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। कंपोनेंट बी के तहत मनरेगा कन्वर्जेंस अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन जो है जिला स्तरीय समिति करेगी। यह योजना 5 वर्षों वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक संचालित की जाएगी। एक जिला एक खेल ODOS योजना इम्पॉर्टेंट योजना है। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई। यह योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर संचालित होगी। ये प्रमुख तथ्य ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? मथुरा का जो है जूडो के स्थान पर कुश्ती हो गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर कुश्ती हो गया है। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी हो गया है। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर जो है फुटबॉल हो गया है। खेलों से संबंधित जिले तो कुश्ती जो है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज कुश्ती से हो गए। एथलेटिक्स में देखते हैं तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, मेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। ये हो गए एथलेटिक्स से। हॉकी से हॉकी जो है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग में मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस। तैराकी में पीलीभीत। शूटिंग में बांदा। कबड्डी में कन्नौज। लॉन टेनिस में प्रयागराज। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना जो है 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। तो 25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना। प्रमुख तथ्य इस योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तो यूपी नेडा को जो है कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। लागत में संयंत्र की लागत के साथ यूपी नेडा की 3% आनुषंगिक आय एवं GST सम्मिलित है। अनुसूचित जाति या जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे तथा लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो गई है। उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। प्रमुख तथ्य देखते हैं। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके माता या पिता विधिक अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई थी। योजना अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं पात्र होंगे। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है प्रदान करेगी। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। साथ ही बच्चे की मां जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य पात्र योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से और अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बालगृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। अनाथ हुए बच्चों या बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, आवासीय राजकीय बाल गृहों तथा अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा जो है
प्रदान की जाएगी। निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपये प्रदान करेगी। उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप वितरित किया जाएगा। बच्चों की चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी। विश्लेषण। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से अनाथ बच्चे अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे तथा उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे वह तकनीकी रूप से भी दक्ष हो सकें। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा कोरोना महामारी के कारण पीछे न रहे और वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन सके। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। लिंग असमानता को समाप्त करने तथा बालिकाओं को विकास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2019-20 में बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी। 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ, जबकि 1 अप्रैल 2019 को इसे लागू किया गया। तो 25 अक्टूबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, 1 अप्रैल 2019 से ये लागू हुआ है। यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज व परिवार में व्याप्त भेदभाव को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करना। लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। एक परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। यदि लाभार्थी परिवार की पहली संतान बालिका है तथा दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं, तो तीनों बालिकाओं को इस योजना का पात्र माना जाएगा। प्रमुख तथ्य क्या है? अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 से बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष आयु की होने पर 2,000 रुपये, पहली कक्षा में जाने पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में 3,000 रुपये, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपये और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या स्नातक में जाने पर 7,000 रुपये की धनराशि खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस योजना की 29,523 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 5.82 करोड़ रुपये की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। विश्लेषण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वास्तव में एक बड़ा आबादी को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इस योजना से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को कम करने में सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि होगी। टीकाकरण से स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा व बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। योजना का समग्र परिणाम महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करेगा और कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाएगा। किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड के अंतर्गत दादूपुर ग्राम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन केंद्र सरकार के कृषि कल्याण अभियान के तर्ज पर प्रारंभ किया गया एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस मिशन के तहत प्रत्येक विकासखंड पर किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो कब? 6 जनवरी 2021 को। उद्देश्य क्या है? तो कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन तथा इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पाद भी शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कर्मचारी वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इन योजनाओं के दौरान किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से राज्य सरकार खेती बाड़ी के उन्नत तौर तरीकों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का कार्य करेगी। प्रमुख तथ्य क्या है? तो वास्तव में किसान कल्याण मिशन एक बृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत किया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के निम्न 3 मुख्य भाग होंगे। कौन कौन से? पहला, इसके अंतर्गत कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बृहद प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को योजनाओं की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन का क्रियान्वयन 3 सप्ताह में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की 29 मई 2018 को संपन्न बैठक में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत
प्रदत्त राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का निर्णय किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह बढ़ी हुई बीमा राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी की गई है। ज्ञातव्य है कि 1 सितंबर 2000 से प्रदेश में प्रारंभ जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम 30 जून 2016 से परिवर्तित कर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। इस बीमा योजना का लाभ दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु, पूर्ण अस्थायी विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता होने की दशा में दिया जाएगा। विश्लेषण क्या है? तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अधिकाधिक राजस्व की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वाधिक राजस्व वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त होता है। इसलिए सरकार ने व्यापारियों को बीमा योजना का लाभ देकर उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर अधिकाधिक राजस्व सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। फरवरी 2019 में उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित तथा सशक्त बनाना, जिससे वह आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें। इसके प्रमुख तथ्य हैं। तो इस योजना के तहत 11 से 14 आयु की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं लक्षित समूह में शामिल हैं। योजना के पोषक घटक के माध्यम से लाभार्थी किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत गैर पोषण घटक के रूप में लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने अथवा कौशल विकास हेतु प्रेरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो कब? प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्लेषण: इस योजना के द्वारा किशोरी बालिकाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाया जाना संभव होगा। आत्मनिर्भर व जागरूक किशोरी बालिकाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवार, समाज, राज्य तथा देश का चहुमुखी विकास मूर्त रूप ले सकेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2019 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत अवध शिल्पग्राम लखनऊ से की गई। यह योजना पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों यथा नाई, दर्जी, बढ़ई, टोकरी बुनकर, लोहार, कुम्हार, सुनार, हलवाई, मोची तथा राजमिस्त्री इत्यादि को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और लघु उद्यमियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करना तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षणोपरांत उन्हें आधुनिक उपकरणों के टूल किट आवश्यकता अनुसार प्रदान किए जाएंगे। योजना के लाभार्थियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता भी सुलभ कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण ITI, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों अथवा चिन्हित संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। विश्लेषण: तो पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तथा कुशल दस्तकारों के निर्माण हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारंभ की गई है। इससे रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन होगा तथा बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। इन उद्यमों में निर्यात संभावना भी काफ़ी अधिक है। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त मानक निर्धारित किए जाएं और समय समय पर नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। अगली योजना है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, समग्र ग्राम विकास योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्पग्राम लखनऊ में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया। योजना अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। योजना के तहत बनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि बाहुल्य वाले गाँव स्थायी और समेकित विकास हेतु लक्षित हैं। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। किस विभाग द्वारा? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। इस योजना अंतर्गत चयनित राजस्व ग्राम में 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। चिन्हित गांव के संपूर्ण विकास हेतु समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। मुख्य गाँव के साथ साथ उनके मजरे, पूर्वे और टोले बसावटों का भी संपूर्ण विकास किया जाएगा। योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। यदि इनके गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों का नाम जो है गौरव पथ होगा। इन ग्रामों में तोरण द्वारा तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित योजना अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों
जिनका वित्तीयन राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से नहीं हो सकेगा को विधायक निधि या अन्य निधियों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराए जाने का विकल्प भी रखा गया है। अगली योजना है वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। तो जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। भूमि की उर्वरता को अक्षुण्ण रखते हुए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के दृष्टिगत 13 दिसंबर 2017 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के कृषकों के लिए हित में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय किया गया है 13 दिसंबर 2017 को। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्रामों में एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषक स्वयं के संसाधनों से वर्मी कंपोस्ट पिट 7 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा एवं 1 फीट गहरे आकार की इकाई में स्थापित करेंगे। इकाई स्थापना के उपरांत प्रति इकाई पर सरकार 75% अनुदान सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित करेगी। तो 75% जो है इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान से संचालित की जाएगी। अगली योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। तो 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इसके तहत देश भर के इन 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जाएगी। उद्देश्य: यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। प्रमुख तथ्य क्या है? योजना अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र हेतु कुल 100 सीटें स्वीकृत की गई हैं। कोचिंग के लिए स्वीकृत कुल सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोचिंग हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पुरुष या ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों, केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खाली सीट आवंटित की जाएगी। इस योजना अंतर्गत कोचिंग का लाभ कोई भी छात्र केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर होने वाले पूरे खर्च का वहन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 100 छात्रों हेतु प्रतिवर्ष प्रति छात्र 75,000 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाएगी। इस प्रकार योजना का संचालन करने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुल 75 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना ये भी होगी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निवासरत एवं बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वांछित स्तर का सहयोग और योगदान उन्हें प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। प्रमुख तथ्य क्या है? योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य और स्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानित कार्यों को करना चाहते हैं और कार्य की लागत की 60% धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं तो 40% धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्ति समिति बनाई जाएगी। गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों हेतु। अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों हेतु था ये, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों हेतु 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा की। यह योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू थी तथा इसे अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में इस देश या दुनिया में कहीं और रह रहे हों
और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजना की 60% धनराशि जो है उपलब्ध करानी होगी तथा जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख तथ्य। तो इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय होगी। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करेगी। योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2016 की धारा 2 के LM एंड N में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित श्रेणी पात्र होंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रमुख तथ्य है इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सुरक्षा जो है प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज साची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन जो है किया जाएगा। अगली योजना है प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना। तो 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही समय समय पर भविष्य में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के अंतर्गत किसी भी संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इस निर्णय से राज्य सरकार का पर प्राथमिक रूप से 3000 करोड़ रुपये का व्यय जो है भार संभावित है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ITI तथा सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे। प्रमुख तथ्य। तो प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाने की यह एक अभिनव योजना है। 25 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इस योजना का जो है शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के तहत पात्र इकाइयों को प्लांट या मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। GST MSE योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। प्रमुख तथ्य। अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन जो है प्राप्त होगा। इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का सफल संचालन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जा रहा है। उक्त योजना अंतर्गत सूचीबद्ध लगभग 2000 शिक्षकों या विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए 3 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू करने का जो है निर्णय लिया। प्रमुख तथ्य क्या है इसमें? तो यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पात्र कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जो है और उनका पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे होना आवश्यक है। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर 51,000 रुपये की धनराशि व्यय कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है।
योजना का प्रचार प्रसार जिलाधिकारी एवं जिन निकायों में विवाह आयोजित किए जाने हैं के द्वारा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। अगली योजना देखते हैं तो निधि EIR योजना 28 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निधि EIR नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेस्टिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योर एंड इन रेजिडेंस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को चयनित कर उनमें उद्यमिता का विकास किया जाएगा। चयनित युवकों को आगामी 1 वर्ष तक 20 से 30 हज़ार रुपये प्रतिमाह तक की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके बाद इनकी अर्हता के अनुसार सीड सपोर्ट मनी, कोलैटरल फ्री ऋण भी दिया जा सकता है, जिससे वह अपना स्टार्टअप संचालित कर स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ ही देश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान कर सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ग्रामीण क्षेत्र में बीहड़, बंजर एवं जलभराव वाली भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि को सुधार कर उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा था। 14 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की अवधि में वृद्धि करते हुए 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में इस योजना का संचालन प्रदेश के 74 जिलों गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर में किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख तथ्य: इस योजना के तहत क्षेत्रों का चयन कर उस क्षेत्र में यथा आवश्यकता बीहड़, बंजर या जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां लघु सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति व जनजाति कृषकों एवं भू आवंटी की अधिकता होगी। बीहड़ बंजर क्षेत्र सुधार तथा जलभराव क्षेत्र के उपचार का कार्य मनरेगा के तहत क्रियान्वित होगा। परियोजना क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी उद्यानीकरण के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलोत्पादन कार्य भी संपादित होंगे। यह योजना संचालित होने से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होगी। अगली योजना है नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इनका सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना जो है प्रारंभ किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना के तहत बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों के तहत ग्रामों यानी हॉटस्पॉट को बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर इनको विद्यालय भेजने तथा इन्हें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, ग्राम विकास, पंचायती राज व ग्राम पंचायतें इस कार्य में सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं। योजना को प्रभावी क्रियान्वयन और अनुसरण ब्लॉक स्तर पर गठित बाल अधिकार संरक्षण समिति तथा जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति कर रही है। योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 11 जनपदों बरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, महाराज, गोरखपुर और बलरामपुर के 600 ग्रामों व इसके बाद 9 जिलों वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ और बाराबंकी के 316 ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त करने की कार्य योजना है। इस योजना के तहत जिन ग्राम या वार्ड में 20 से अधिक समय बच्चे पाए जाएंगे उन वार्डों या ग्रामों को हॉट स्पॉट की श्रेणी में सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम संचालित होगा। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना 30 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया। योजना में सभी गरीबों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में BPL सूची के गरीबों को विद्युत कनेक्शन दिलाया जाएगा, जबकि ऐसे गरीब परिवार जिनका नाम BPL सूची में नहीं है को राज्य सरकार द्वारा दूसरे चरण में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस अवसर पर ई-निवारण मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से मीटर में खराबी, बिल की समस्या, पावर कट और ट्रांसफार्मर में खराबी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भूजल संरक्षण मिशन प्रदेश में भूजल संसाधनों पर दबाव के संदर्भ में वर्षा जल के संचयन तथा भूजल के समेकित प्रबंध हेतु उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 17 अगस्त 2017 को भूजल संरक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इसे भूगर्भ जल विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। भूजल संरक्षण हेतु प्रदेश स्तर पर संचालित किया जाने वाला यह पहला मिशन है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य वर्षा जल संचयन तथा भूजल संसाधनों के समेकित प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में रिचार्ज के विभिन्न कार्यक्रमों को जन सहभागिता के साथ मिशन मोड में लागू कराना है।
इस मिशन के तहत प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकासखंडों और 22 शहरों को चयनित किया गया है। तो 271 जो है विकासखंडों और 22 शहरों को चयनित किया गया है। इन चयनित विकास खंडों में वाटरशेड सिद्धांत के आधार पर भूजल रिचार्ज हेतु मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। भूजल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने हेतु जिला स्तर पर भूजल सेना और ग्राम स्तर पर पानी पंचायत जो है गठित की जा रही है। भूजल सेना जन सामान्य के बीच भूजल के महत्व के प्रसार और जन जागरूकता सृजित करने का काम कर रही है। जल पंचायत का मुख्य उद्देश्य पुनर्विकसित किए गए तालाबों में जल संवर्धन एवं उसका सही ढंग से उपयोग जो है सुनिश्चित कराना है, जिसके लिए सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित कर तालाबों के दीर्घकालीन रखरखाव को सुनिश्चित किया जा रहा है। मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण डेटा एवं मास्टर प्लान उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन परिवार विकास, तो मिशन परिवार विकास देखते हैं। तो 11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में अधिक प्रजनन दर वाले 57 जिलों में भारत सरकार की योजना मिशन परिवार विकास का शुभारंभ किया गया है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो प्रदेश के ऐसे जिले 57 जिले हैं जिनमें सकल प्रजनन दर 3 या इससे अधिक है में यह मिशन 11 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। चयनित 57 जिलों में परिवार कल्याण से संबंधित संदेशों के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता वाहन सारथी को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर परिवार में शीघ्र वृद्धि की इच्छा न रखने वाली महिलाओं को अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन तथा हार्मोन रहित सेंट्रोकॉमन गोली छाया प्रदान कर परिवार कल्याण कार्यक्रमों की ग्राह्यता बढ़ाने की शुरुआत की गई। अगली योजना है मुखबिर योजना। 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का जो है शुभारंभ किया। प्रमुख तथ्य क्या है? मुखबिर योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएगी। इस सूचना के आधार पर लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग की भ्रूण हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन से घटते लिंगानुपात पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। सूचनादाता को 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा उस सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने एवं यहाँ के स्थानीय उत्पादों को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश विकास दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का शुभारंभ किया गया। तो डेट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, 24 जनवरी 2018 को। इस योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विशेष से संबद्ध छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन, तो योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देशन एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन या निर्यात आयुक्त के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयोग के माध्यम से ODOP प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख तथ्य देखते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु लोगो विकसित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के माध्यम से कराया जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उद्यमिता विकास संस्थान एवं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। विश्लेषण देखते हैं। तो इस योजना के सुचारू रूप से लागू हो जाने के बाद राज्य में
आगामी 5 वर्षों में लगभग 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्थानीय कारीगरों उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिलाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य में उद्योगों का विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद SGDP में 2% की वृद्धि की भी उम्मीद है। इस योजना के माध्यम से सरकार जिलों में फैले छोटे, मझोले और परंपरागत उद्योगों की लुप्त होती पहचान को पूरी दुनिया तक फैलाया जा सकेगा। सरकारी सहायता से प्राप्त नई तकनीक की सुविधा होने से उत्पाद की गुणवत्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक होगी। इससे न सिर्फ जिले व क्षेत्र विकास विशेष तक सीमित उत्पाद एक ब्रांड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना पाएंगे, बल्कि ब्रांड यूपी की पहचान भी बढ़ेगी। प्रकाश है तो विकास है योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह योजना इस दिन मथुरा जिले के 2 गांव लोहबान और गोसाड़ा में शुरू की गई। BPL कार्ड धारक जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है, इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2018 के अंत तक 1.6 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान उदय योजना भी शुरू की, जिसमें 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल और कपलिंग सेट पूर्णतया मुफ्त बदले जाएंगे। द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला 5 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 15,000 पाठशालाओं के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन के संबंध में जागरूक करने सहित किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है? किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना, किसानों को IT सेक्टर से जोड़ना, किसानों को औद्योगिक मत्स्य पालन तथा पशुपालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं की जानकारी देना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इसके तहत सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं आयोजित होगी। तकनीकी सहायक, एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजर, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर तथा कृषि डिप्लोमाधारी न्याय पंचायतवार कक्षाएं लेंगे। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। तो त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु इस योजना के संचालन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस 4 वर्षीय योजना के माध्यम से मक्का आच्छादन में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तार तथा 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन अनुमानित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगली योजना है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवासीय और परिषद अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। प्रमुख तथ्य क्या है इसके अंतर्गत? तो इस योजना अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है।
तो 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2020-21 में युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने हेतु इस योजना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 18 फरवरी 2020। प्रमुख तथ्य क्या है इसके बारे में? तो इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना। इस योजना अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह 2500 रुपये की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है। इस 2500 रुपये की राशि में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात जो है 1500 अनुपात 1000 है। 1500 जो है केंद्र का होगा, 1000 जो होगा ये राज्य का होगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही प्राप्त होता था। इस नई योजना अंतर्गत किसान और उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। इस योजना अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो कि जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की दशा में उसके विधिक वारिस या वारिसों स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि जो है प्रदान की जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है जो खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों। साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य क्या है? इस योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार अनुसार किया जाएगा। पर्यटन विभाग विधायक निधि एवं CSR निधि से प्राप्त धनराशि से चयनित स्थल का विकास होगा। योजना की देखभाल स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समिति का गठन कर की जाएगी। योजना अंतर्गत कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। अगली योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है। इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो, तो 35% और 70,000 में से जो भी कम हो, तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान जो है प्रदान किया जाएगा। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। मदरसा आधुनिकीकरण योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा SPEM के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को केंद्रांश 60% तथा 40% राज्यांश के अनुसार व्यय भार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में यह योजना 100% केंद्र पूर्व निर्धारित योजना थी। प्रमुख तथ्य तो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा SPEM के अंतर्गत आच्छादित मदरसों में के शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रदत्त वित्तीय सहयोग यथावत जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना। 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस योजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत परिवहन विभाग, गृह, पुलिस विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य तो इस परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण
से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत राशि 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर 303.68 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत राशि 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी और शेष व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री निराश्रित या बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अनुमानित व्यय 1 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपए होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक या कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गोवंश पर दिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना देखते हैं। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। प्रमुख तथ्य क्या है? यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये जो है केंद्रांश शामिल है। 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्रांश के से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। अगली योजना है जो है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक या CHC PHC में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया जाएगा। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर प्रतिमाह 16,800 रुपये का व्यय अनुमानित है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित 8 आकांक्षात्मक जिलों चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच तथा श्रावस्ती और बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जो है सीतापुर एवं गोंडा में संचालित की गई है। सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। प्रमुख तथ्य: इस योजना के तहत ODOP में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयव जैसे कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं देखभाल की कार्य SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा किया जा रहा है। सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु 15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाई जा सकती हैं, जिसकी लागत का 10% SPV तथा शेष राशि जो है राज्य सरकार वहन करेगी। अगली योजना मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। उद्देश्य: राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य: तो बीमित व्यक्ति की रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली काटने से मरना, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, किसी भी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता, भूकंप और आकाशीय बिजली से दुर्घटना आदि इसके तहत शामिल हैं। ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 17 वर्ष के मध्य है एवं जो खातेदार या सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है, वह भी इस योजना के पात्र हैं। पात्र मुखिया या रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा। पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त तथा जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग भी लगाए जाने की व्यवस्था है। पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर फौरी तौर पर नज़दीक के किसी भी चिकित्सालय कम से कम 10 बेड वाले में 25,000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। BPL परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी योजना के पात्र होंगे। संबंधित बीमा कंपनियां तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। प्रमुख तथ्य क्या है? तो योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियों उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक, सेवा क्षेत्र की इकाई जैसे कंप्यूटर केंद्र,
टेंट हाउस इत्यादि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभ हेतु आवेदक की पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है हाई स्कूल उत्तीर्ण के साथ किसी भी राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था आदि का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। तो 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत छत विहीन आश्रय विहीन ऐसे परिवार जो कालाजार से प्रभावित हैं, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित है किंतु सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु निर्मित वर्तमान पात्र सूची में शामिल नहीं है, वह भी इस योजना के लाभ पाने हेतु पात्र हैं। छतविहीन आश्रयहीन ऐसे लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा जिन्हें राजस्व विभाग से आवंटित 95,100 रुपये की धनराशि नहीं प्राप्त हुई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य या संयुक्त रूप से प्रतिबंधी के नाम होगा। यदि महिला सदस्य की अनुपस्थिति है तो आवास आवंटन पुरुष के नाम पर भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संशोधन, 16 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दिशा निर्देशों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत सहारिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र निर्धन लाभार्थियों को उक्त योजना की पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय से आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे सहारिया, कोल एवं थारू समुदाय के गरीब परिवारों को योजना के अंतर्गत पक्के मकान जो है उपलब्ध कराए जा सकेंगे। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा जिसमें रसोई घर भी शामिल है। आवास की लागत राशि प्रति आवास सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावित चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में 1.30 लाख रुपये होगी। इस योजना के लिए लगभग 25,000 परिवार चिन्हित है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम में किया जाएगा। आवास के साथ शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। तो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य क्या है? तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाती है। योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज प्रदान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। इसके अंतर्गत खनिज वन कृषि, खाद्य, बहुलक रसायन, इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक को जिला योजना के अंतर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। ये एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है। इन एम्बुलेंसों में ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, फीटल डॉपलर जैसे विशिष्ट उपकरण लगे हैं। ये सभी एम्बुलेंस केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत उपलब्ध कराई हैं। इन एम्बुलेंसों को GPS सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है। GB के EMRI के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही है, जिसे मई 2021 में चिकित्सा हेल्थकेयर लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सेवा का फ़ोन नंबर जो है 108 है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार चिन्हित उत्पाद देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक हो गया, अमेठी का मौज उत्पाद, अलीगढ़ का ताले एवं हार्डवेयर, अम्बेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद, आगरा का चमड़े के उत्पाद, आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, इटावा का वस्त्र उद्योग, प्रयागराज नैनी का जो है मौज उत्पाद हो गया, उन्नाव का जरी जरदोजी, एटा का घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद, औरैया का दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी, कन्नौज का इत्र, कानपुर देहात का एल्यूमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर का चमड़े के उत्पाद, कासगंज का जरी जरदोजी, कुशीनगर का केले के रेशे से बने उत्पाद, कौशाम्बी का हो गया खाद्य प्रसंस्करण केला, गाजियाबाद का अभियांत्रिकी उत्पाद, गाजीपुर का जूट वाल हैंगी, गोरखपुर का टेराकोटा, गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण दाल, गौतम बुद्ध नगर का सिलाए वस्त्र, चित्रकूट का लकड़ी के खिलौने, चंदौली के जरी जरदोजी, जालौन का हस्त निर्मित कागज कला,
जौनपुर का ऊनी कालीन दरी, झांसी का सॉफ्ट टॉयज, देवरिया का सजावटी उत्पाद, पीलीभीत का बांसुरी, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण आंवला, फतेहपुर का बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फर्रुखाबाद का जो है ये वस्त्र छपाई, फिरोजाबाद का कांच उत्पाद, अयोध्या का गुड़, बदायूं का जरी जरदोजी, बरेली का जरी जरदोजी, बलरामपुर का खाद्य प्रसंस्करण दाल, बलिया का बिंदी टिकुली उत्पाद, बस्ती का कास्ट शिल्प वुडक्राफ्ट, बहराइच का जो है गेहूं डंठल हस्तशिल्प, बागपत का घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, बांदा का सजल पत्थर शिल्प, बिजनौर का कास्ट शिल्प वुडक्राफ्ट, बुलंदशहर का चीनी मिट्टी के बर्तन, मऊ का वस्त्र उत्पाद, मथुरा का स्वच्छता संबंधी उपकरण सैनिटरी फिटिंग, महाराजगंज का फर्नीचर, महोबा का पत्थर शिल्प, मिर्जापुर का कालीन, मुजफ्फरनगर का गुड़, मुरादाबाद का धातु शिल्प, मेरठ का खेल का सामान, मैनपुरी का तारकशी कला, तो मैनपुरी का जो तारकशी कला हो गया, रामपुर का पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, रायबरेली का कास्ट शिल्प वुडक्राफ्ट, लखनऊ का चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प, ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी, वाराणसी का बनारसी रेशमी साड़ी, शामली का लौह कला, शाहजहाँपुर का जरी जरदोजी, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प, संभल का सींग एवं अस्थि उत्पाद, सहारनपुर का लकड़ी ऊपर नक्काशी, सिद्धार्थनगर का खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल, सीतापुर की दरी, सुल्तानपुर मौज उत्पाद, सोनभद्र कालीन, संत कबीरनगर पीतल के बर्तन, संत रविदास नगर यानी भदोई की कालीन, हमीरपुर के जूते, हरदोई की हथकरघा, हाथरस की हींग, हापुड़ की घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग। ये हो गए ओडीओपी के तहत। उत्तर प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं ये भी देख लेते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो हौसला पोषण योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2016 को की गई थी। सबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए किया जाता है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का आरंभ 14 सितंबर 2012 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2000-2001 में शुरू की गई थी। शिक्षा मित्र योजना की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना जो है शुरू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच प्रदान करने हेतु 2006-07 में बालिका श्री योजना की शुरुआत जो है की गई थी। ये सारी योजनाएं जो हैं इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 2002-03 में किया गया था। 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997 में आरंभ की गई थी। अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना का आरंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया था। 2007-08 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को गांव में आधार संरचनात्मक विकास से प्रारंभ की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का शुभारंभ जो है 9 जुलाई 2012 को किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना की शुरुआत जो है 17 मई 2012 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत उन राजस्व ग्रामों को जो मुख्य धारा से दूर थे को संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं से युक्त कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। लोहिया ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत उन गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य था जो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 से आरंभ। इस योजना के तहत नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना कर दिया गया है। शिक्षा अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूर्णतः लागू हो गया। समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ जो है 5 नवंबर 2014 को किया गया था। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को किया गया था। इसके तहत बालिकाओं को विवाह एवं शिक्षा हेतु 20,000 रुपये की सावधि जमा प्रदान किए जाने का प्रावधान था। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को शुरू की गई थी। इसके तहत बीपीएल कार्डधारक परिवारों में के बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया था। संजीवनी परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को शुरू की गई थी। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना की शुरुआत 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं में किशोरावस्था में आ रहे शारीरिक बदलावों से उत्पन्न समस्याओं पर सलाह एवं सहायता प्रदान कराने हेतु दिसंबर 2008 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 में किया गया था। तो दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की योजना भी जो है यहाँ पे समाप्त होती है। तो इसकी नीति भी हो गई, योजना भी हो गया, दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। बाकी इसका PDF 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।